नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम लोग मनु के बारे में पढ़ रहे थे और मनु के बहुत सारे विचार हमने पढ़े। आज जो विचार हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मनु की परराष्ट्र नीति यानी विदेश नीति। जब आप अगला चैप्टर कौटिल्य पढ़ोगे तो उसमें भी ये सब चीज़ें ही बताई गई हैं। तो परराष्ट्र नीति जो है या मंडल सिद्धांत जो है वो मनु की अपेक्षाकृत कौटिल्य ने ज़्यादा सविस्तार से बताया हुआ है। परराष्ट्र नीति या विदेश नीति के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसको अपनाया जाता है जब वैदेशिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है। मनु ने अपने परराष्ट्र संबंधों में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्ष बताए हैं। सैद्धांतिक पक्ष में उन्होंने मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और उपायों को सम्मिलित किया है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों का एक समूह के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से राज्यों का एक समूह होता है और उस समूह की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उनके आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। षाटगुण्य नीति में विदेश नीति के संबंध में या दूसरे राष्ट्र के संबंध में या दूसरे देश के संबंध में जब हम अपने संबंधों का निर्धारण करते हैं तो स्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है और वो निर्णय षाटगुण्य नीति के अनुसार लिया जाता है। उपाय जिसमें साम दाम भेद दंड आते हैं, जो समय अनुसार और परिस्थिति अनुसार मनु ने लेने की बात कही। सबसे पहले सैद्धांतिक पक्ष में मैं बात करती हूँ मंडल सिद्धांत की। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल आधार ये है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम और मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना गया। देखिए बच्चों, हम लोग क्लासरूम में होते तो इसको बहुत ही अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते थे। खैर, जब हम क्लासरूम टीचिंग कराएंगे तो एक बार वापस से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। मनु ने सेंटर में, बीच में किसको रखा है? विजिगीषु को, अर्थात राजा को राज्य मंडल का केंद्र बिंदु माना। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना और वर्गीकरण विजिगीषु के संबंध में ही की गई है। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं: मित्र राज्य, शत्रु राज्य, उदासीन राज्य और मध्यम राज्य। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती है, यानी हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी, मनु उन्हें शत्रु मानता है। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य, यानी जिस राज्य की सीमाएं हमारे शत्रु राज्य से मिलती है वो हमारा मित्र माना गया है। मनु ने उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु और मित्र दोनों राज्यों से मिलती है उसे मध्यम नाम देते हैं और इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य को मनु उदासीन कहकर संबोधित करते हैं। तो 5 प्रकार के राज्य हो गए हैं। सबसे पहले तो राजा जो केंद्र में है, फिर मित्र, फिर शत्रु, फिर उदासीन और फिर मध्यम। मनुस्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के राष्ट्रों की संख्या कुल 12 है। 12 किस हिसाब से है? सबसे बीच में, सेंटर में आप बनाइए विजिगीषु, ठीक है। फिर इसके आगे का भाग और पीछे का भाग लीजिए। आगे के भाग में यानी अग्र भाग में जो विजिगीषु से जिस राज्य की सीमाएं मिल रही हैं वो क्या हुआ? हमारा शत्रु यानी अरि। मनु ने शत्रु को क्या नाम दिया है? अरि। तत्पश्चात अरि से जिस राज्य की सीमाएं मिल रही है वो हमारा क्या हो गया?
मित्र। फिर मित्र से जिस राज्य की सीमाएं मिल रही हैं वो क्या हो गया, अरिमित्र यानी शत्रु का मित्र। और फिर शत्रु के मित्र से यानी अरिमित्र से जिस राज्य की सीमाएं मिल रही है वो क्या हो गया, अरिमित्र मित्र। इस तरीके से मनु ने विजिगीषु के आगे वाले भाग में 4 राज्य बताए, अरिमित्र, अरिमित्र और अरिमित्र मित्र। इसी तरीके से विजिगीषु के पश्चिम भाग में यानी पीछे के भाग में जिस राज्य की सीमा मिल रही है वो क्या है, पाशनिग्रह यानी हमारा शत्रु, तत्पश्चात आक्रंद यानी हमारा मित्र, फिर पाशनिग्रह सात और फिर आक्रंद सात। मनु के अनुसार आक्रंद सार मित्र प्रकृति के होते हैं और पाशनिग्रह और पाशनिग्रह सार शत्रु प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम और उदासीन राज्य, विजिगीषु के आगे वाले भाग में 4 राज्य, इसके अतिरिक्त एक मध्यम, एक उदासीन, स्वयं विजिगीषु, कितने हुए, और पश्चिम वाले भाग में 5 राज्य। तो 4 और एक 5, एक विजिगीषु, 4 आगे वाले भाग में 5, एक मध्यम 6, एक उदासीन 7 और 5 उसके पीछे वाले भाग में यानी 12। कुल मिलाकर 12 राज्य जो है वो मंडल सिद्धांत में मनु ने बताए हैं। अब इन 12 राज्यों की 5-5 प्रकृतियां बताई गई हैं। जो साप्तांग सिद्धांत मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने राज्य के 7 सिद्धांत बताए थे, 7 प्रकार बताए थे, 7 अंग बताए थे, 7 अंग में से आप राजा को और मित्र को निकाल लीजिए तो शेष 5 प्रकृतियां बचती हैं, जिनको अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और सैन्य में बांटा गया था। तो इस तरीके से ये 5 जो प्रकृतियां हैं प्रत्येक राज्य की हैं। तो जब आप 12 को 5 से मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 में फिर आप 12 जोड़ दीजिए तो 72 हो गया। इस तरीके से कुल मिलाकर 72 प्रकृतियां राज्य की एक मंडल में किसी राज्य की मनु ने शामिल की है। अब षाड्गुण्य नीति है, यानी षाड्गुण्य नीति जो है वो किसी राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के प्रति विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाई जा सकने वाली विवेक सम्मत विकल्प है। मनुस्मृति में इसके अंतर्गत 6 गुणों का विवेचन किया गया है: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्रैधिभाव और संशय। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वो भली भांति विचार विमर्श करके परिस्थितियों के अनुरूप इनमें से किसी विकल्प का चयन करे। सबसे पहला है संधि। राजा द्वारा तत्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टि में रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र के साथ मेल कर लेने को, यानी मेल मिलाप कर लेने को, समझौता कर लेने को मनु ने संधि का नाम दिया है। विग्रह, राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। तीसरा यान, विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया आक्रमण यान कहलाता है। आसन, राज्य के द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण करके युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। द्रैधिभाव, इस गुण की व्याख्या करते हुए मनु ने लिखा है कि जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो उसे द्रैधिभाव कहा जाता है। द्रैधिभाव यानी सेना का कुछ भाग सेनापति के पास और शेष भाग राजा के पास। इसके पश्चात है संशय। आपात काल में यानी आपत्ति के समय आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा की शरण प्राप्त करना संशय कहलाता है।
ये 6 प्रकार की षाड्गुण्य नीति की बात मनु ने की है। इसके अतिरिक्त मनु ने जो विदेश नीति या परराष्ट्र संबंध है उसमें सैद्धांतिक पक्ष में उपायों की भी बात की है। उपाय का तात्पर्य है कि राजा को दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने के लिए समस्त भारतीय ग्रंथ उपायों का वर्णन करते हैं। मनु स्मृति में 4 प्रकार के उपाय बताए गए हैं: साम, दाम, भेद और दंड। मनु के अनुसार विजिगीषु राजा को मंडल की विभिन्न प्रकृतियों के प्रति 4 उपायों से व्यवहार करना चाहिए। पहला है साम। साम का अर्थ है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन और विशेष आदर प्रदान करके अपने अनुकूल बनाना। दान, प्रतिपक्षी को धन और संपत्ति देकर अपने पक्ष में करना। दंड, दंड का अभिप्राय है शत्रु को बल प्रयोग के द्वारा अपने अनुकूल होने के लिए बाध्य करना। और चौथा है भेद, शत्रु की शक्ति को क्षीण करने के मंतव्य से शत्रु पक्ष और उसकी प्रकृतियों, उसके मित्रों और सहायकों के मध्य फूट डालना और उनमें मतभेद पैदा करना। ये हैं मंडल वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र संबंधी नीति के सैद्धांतिक पक्ष। अब परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक पक्ष कौन कौन से हो गए? पहला दूत व्यवस्था, दूसरा गुप्तचर व्यवस्था। दूत व्यवस्था में देखिए, मनु ने दूतों की भूमिका को परराष्ट्र संबंधों के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार राज्य के मैत्रीपूर्ण और अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार दूत होते हैं। मनु का कथन है कि दूत ही शत्रु से मेल करा देते हैं और मिले हुए शत्रु से विग्रह करा देते हैं। दूत वो कार्य कर सकता है जिससे परस्पर मैत्री में फूट भी पड़ सकती है। इसके लिए मनु ने दूतों की योग्यता निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त गुप्तचर व्यवस्था जो है वो दूसरे राज्य की शक्ति और दुर्बलताओं, व्यवस्थाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करके राजा तक पहुंचाता है। देखिए बच्चों, दूत और गुप्तचर में क्या तात्पर्य होता है कि दूत जो है वो सामने से अर्थात शत्रु पक्ष के जानकारी में अपना कार्य करता है, जबकि गुप्तचर जो है वो प्रच्छन्न रूप से अपने राजा के लिए कार्य करता है, छुप कर कार्य करता है, अपनी पहचान छुपाकर कार्य करता है। तो गुप्तचरों से साथ ही साथ ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो अपने राज्य में रह रहे दूसरे राज्य के गुप्तचरों के बारे में पता लगाएं और राजा को सूचित करें। मनु ने गुप्तचरों के 5 प्रकार बताए हैं, जिसमें कापाटिक, उदास्थित, गृहपति, व्यापारी और तापस है। लास्ट में मनु ने युद्ध के बारे में बताया है कि यदि किसी भी तरीके से 2 राज्यों के मध्य मेल मिलाप ना हो और राज्य हित के संवर्धन करने की आवश्यकता हो तो उस समय युद्ध अनिवार्य विकल्प रह जाता है। युद्ध में भी मनु ने धर्म युद्ध, कूट युद्ध आदि के बारे में बताया, युद्ध के नियमों के बारे में बताया और विजित राष्ट्र के द्वारा कैसे विजेता राष्ट्र के द्वारा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसके विषय में मनु ने बताया। अब यही बातें हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में भी पढ़ेंगे और शुक्र के मंडल सिद्धांत में भी पढ़ेंगे। तो मनु जो है ये अध्याय आपका आज समाप्त हो गया है। धन्यवाद बच्चों।